दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध तथा वित्त आयोग एवं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध तथा वित्त आयोग एवं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग किनके बीच के संबंधों के पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था। तो उत्तर है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के पुनरावलोकन के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे और इस आयोग का कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी रिपोर्ट देना था। दोस्तों न्यायमूर्ति सरकारिया ने केंद्र राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यपालों के पक्षपातपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकारिया आयोग ने दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग गठित किया गया था कब। तो आप जान लीजिए जून 1983 में केंद्र राज्य के बीच संबंधों के पुनरावलोकन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदन मोहन पुंछी आयोग यानी एम पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था। तो उत्तर है केंद्र राज्य संबंधों के विषय में। दोस्तों आप जान लीजिए कि एम पुंछी आयोग या मदन मोहन पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर एस सरकारिया वी रामकृष्ण, वी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन में से सरकारिया आयोग का सदस्य कौन नहीं था। तो उत्तर है श्री वी रामकृष्ण। दोस्तों ये सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे। सरकारिया आयोग के सदस्यों में बी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन शामिल थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर एस सरकारिया, वी रामकृष्ण, बी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था। तो श्री वी रामकृष्ण सरकारिया आयोग के सदस्य में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास का सही कालक्रम क्या है। तो आप देखिए राजमन्नार कमेटी, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल ज्ञापन और पुंछी आयोग, ये भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन कब किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि अंतरराज्य परिषद जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित करने का प्रावधान है, ये पहली बार 1990 में गठित किया गया था। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग का संबंध किसके बीच संबंधों से है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से सरकारिया आयोग संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन शामिल है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी कहा जाता है, इसके गठन में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। दोस्तों, योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से, डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। और यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित राज्यों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य, जो पहले योजना आयोग था उसके सदस्य इसके सदस्य होते हैं। और इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। आप जान लीजिए दोस्तों कि योजना आयोग की समाप्ति के बाद ये निकाय अनुपयोगी हो गई है, लेकिन अभी इसे समाप्त नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को दोस्तों योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 256 से 263 में संघ राज्य या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के संबंधों में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय आधार पर विभाजित किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य, दोस्तों अनुच्छेद जो है 245 से 263 के मध्य आप जान लीजिए प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। और संघ और राज्य के वित्तीय संबंध का वर्णन भाग 12 में किया गया है। तो भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है। इसमें अगर जो विधायी संबंधों की बात करें तो अनुच्छेद 245 से 263 तक दोस्तों केंद्र राज्य के जो है विधायी संबंधों का, और अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्र राज्य संबंध के बाद आइए वित्त आयोग और बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है संतुलित बजट यानी बैलेंस्ड बजट। दोस्तों, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह का बजट संतुलित बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? दोस्तों, सरकार के द्वारा सामान्यतः सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक जो निगम है दोस्तों, ये स्थापित करके आर्थिक, वित्तीय और व्यावसायिक कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो आप जान लीजिए वित्त मंत्रालय या जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, इसके द्वारा बजट के राजस्व अनुमान तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बजट की स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उत्तर है संसद। दोस्तों, सभी लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका द्वारा बजट तैयार किया जाता है, उसके बाद इसे संसद में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और बजट को प्रस्तुत करना कार्यपालिका और मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है। प्रस्तुतिकरण के बाद बजट पे सामान्य चर्चा होती है, उसके बाद विभिन्न समितियों के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाती है और विभिन्न मदों पर ब्यौरेवार चर्चा होती है। अंत में मतदान के द्वारा संसद जो है बजट को स्वीकृति प्रदान करती है।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि बजट कौन तैयार करता है? तो उत्तर है बजट वित्त मंत्री तैयार करते हैं और भारत सरकार में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। इसलिए वित्त मंत्री बजट तैयार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र का बजट कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय दोस्तों भारत में केंद्र का बजट तैयार करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के बीच जो करों का शुद्ध आगम है उसके आवंटन से संबंधित है और उसका राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना वित्त आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो उत्तर है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है कहाँ पर? तो उत्तर है लोकसभा में। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग वैसे तो नहीं किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट पारित करने के जो क्रम है उसमें सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट पर सामान्य चर्चा होती है, उसके बाद लेखानुदान की मांग, फिर बजट पर विस्तृत चर्चा होती है, सरकार के द्वारा इसके बाद अनुदान की मांग की जाती है, फिर कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक बजट पारित करने का आखिरी चरण है जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के करों के प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कार्य निष्पादन बजट किसकी सिफारिशों पर आरंभ किया गया था? तो उत्तर है प्रशासकीय सुधार आयोग। दोस्तों आप जान लीजिए कि निष्पादन बजट का जन्म अमेरिका में हूवर आयोग द्वारा 1949 में किया गया और राष्ट्रपति ट्रूमैन ने निष्पादन बजट को लागू किया था। इसमें खर्च के बजाय खर्च के उद्देश्य पर जोर दिया जाता है और ये बजट को कार्यकलाप, कार्यक्रम, क्रियाशीलता और परियोजना के अर्थों में प्रस्तुत करती है। और भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी सिफारिश पर 1968-69 में 4 केंद्रीय मंत्रालयों के लिए निष्पादन बजट तैयार किया गया था और 1975-76 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों पर इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? तो उत्तर है प्रत्ययानुदान को। प्रत्ययानुदान को दोस्तों कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है और किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है और इसी के विस्तृत अनुमोदन के लिए जो ये संभव न हो पाने की स्थिति में सदन द्वारा बिना ब्यौरा दिए प्रत्ययानुदान के माध्यम से एक मुश्त धनराशि दे सकता है, इसलिए इसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट शब्द बूजट शब्द से बना है और ये बूजट किस भाषा का शब्द है? तो उत्तर है फ्रेंच भाषा का। दोस्तों बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बूजट से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का पर्स, थैला या झोला और बजट धन या राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। दोस्तों बजट महत्वपूर्ण अवधारणा है। बजट किसी देश का, संस्था का, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है
और अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा और बजट में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन अनुदान के लिए क्या जरूरी है? तो उत्तर है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है धन अनुदान के लिए। दोस्तों, बजट के माध्यम से पूरे देश के लिए खर्च होने वाले अनुमानित धन का प्रावधान किया जाता है, लेकिन यदि ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके लिए धन का प्रावधान बजट में या तो पर्याप्त नहीं है या उस मद में धन का प्रावधान ही नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाले अनुदान या अनुदान की मांग दर्शाने वाला विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इसमें अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं कौन? तो आप जान लीजिए कि भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ये भारत में बजट निर्माण में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर श्री संथानम, श्री A.K. चंदा, डॉक्टर राजमन्नार तथा श्री BP मंडल में से कौन व्यक्ति कभी अध्यक्ष नहीं रहा है? तो उत्तर है BP मंडल। दोस्तों, BP मंडल जो हैं ये वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। दोस्तों, अब तक जो वित्त आयोग गठित हुए हैं उनमें पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी, दूसरे के संथानम, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष A.K. चंद्रा, चौथे के PV राजमन्नार, पांचवें के महावीर त्यागी, छठवें के K. ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष JM सैलेट, आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV चहवाण, नौवें के NKP साल्वे, 10वें के KC पंत, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष AM खुसरो, 12वें के C रंगराजन, 13वें के डॉक्टर विजय केलकर और 14वें के YV रेड्डी, 15वें के NK सिंह रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि BP मंडल कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे और BP मंडल की प्रसिद्धि 1978 में गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसकी अवधि 1952 से 57 थी। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है और 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान निहित है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में निहित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? तो उत्तर है आपका वित्त आयोग के। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किसे प्राप्त होता है? तो उत्तर है दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, संचित निधि से धन प्राप्त करने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। राज्यों की संचित निधि से धन निकासी राज्य विधानमंडल की अनुमति से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रण रखती है और लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य भारत सरकार के खर्चों या लेखा परीक्षा की ऑडिटिंग करना है।
लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीन समिति है। आप जानते भी होंगे इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और आप जान लीजिए कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। और इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। अगला प्रश्न है, भारत में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है और इसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण और अधीक्षण शक्तियां दी गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श किया जाता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।